वाई वन प्लस इज डाइंग। अशोक साहिल की पंक्तियां हैं, बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। अगर आपको लगता है कि शिखर पर पहुंचने में ही बहुत मुश्किलें आती है और टॉप पर पहुंचने के बाद किसी किस्म की कोई प्रतियोगिता नहीं रह जाती, तो ऐसा कतई नहीं है। शिखर पर पहुंचना सिर्फ आधी लड़ाई जीतना है। असल चुनौती तो वहां पहुंचने के बाद उस मुकाम पर टिके रहने और अपनी सफलता को संभाले रखने की है। क्योंकि जैसे जैसे लोग ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, सफलता का नशा सिर चढ़कर बोलने लगता है। लोग अपनी जड़ों को भूलने लगते हैं और उन सीढ़ियों और लोगों को नज़रअंदाज करने लगते हैं जिनकी वजह से वो आज इस मकाम तक पहुंचे हैं। और ऐसा हर क्षेत्र में होता है। लेकिन आज बात वन प्लस की। प्रीमियम डिज़ाइन, दमदार परफॉर्मेंस और बेहतरीन कैमरा क्वालिटी से वर्षों एंड्रॉयड फ़ोन इंडस्ट्री पर राज करने वाली वन प्लस कंपनी आज शायद अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। और इस कंपनी के बारे में तमाम तरह की बातें भी कही जा रही है। खबरें तो ये भी आ रही है कि वन प्लस की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और कंपनी के भारत से एग्जिट तक की खबरें आ रही है। जानेंगे इन बातों को कि इनमें आखिर कितना दम है। लेकिन क्या ये बात कोई सोच भी सकता है कि जिसकी विदाई की बात कही जा रही है, कयास लगाए जा रहे हैं, उसकी आमद यानी कि एंट्री कितनी दमदार थी? जी हाँ, वन प्लस की कहानी एंड्रॉयड स्मार्टफोन इंडस्ट्री में किसी क्रांति से कम नहीं। इसका जन्म, विस्तार और अब अंत के कयास। कहानी में जीवन के तमाम सबक भरे पड़े हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किस्से कहानियों में रचनाकारों ने जूलियस सीजर की जुबान से एक लाइन कहलवाई, आई कैम, आई सॉ, आई कॉन्कर्ड, यानी कि मैं आया, देखा और जीत लिया। यही बात वन प्लस पर भी लागू होती है। बड़े बड़े खिलाड़ी देखते रहते हैं, बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियों के स्ट्रैटेजिस्ट रणनीति बनाते रह गए और अपनी दूरदर्शी सोच से एक नई नवीली कंपनी ने एंड्रॉयड फ़ोन की दशा दिशा तय करने वाले बड़े बड़े प्लेयर्स को कुछ समय के लिए तो मूक दर्शक ही बना दिया, उन्हें पीछे धकेल दिया। कहानी फिल्मी लगती है, लेकिन क्या करें, कभी कभी हकीकत भी हैरान कर जाती है। कहानी शुरू होती है साल 2014 से। देश की जीडीपी लगभग 2.04 ट्रिलियन डॉलर थी। भारत दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। महंगाई दर ऊंची थी। प्रति व्यक्ति आय लगभग 86,000 रुपए के आसपास थी। जाहिर है आम जनता पर जीवन यापन का भारी दबाव था। खाने पीने का सामान और ईंधन की बढ़ती कीमतों ने तो घरेलू बजट को बिगाड़ कर ही रख दिया था। और ये वो दौर था जब स्मार्टफोन मार्केट में एप्पल और सैमसंग की तूती बोला करती थी। लेकिन जब घर चलाने में ही आम आदमी के पसीने छूट रहे हों, तो भला स्मार्टफोन के बारे में कौन सोच सकता है? और ऐसा नहीं कि उस समय भारतीय बाजार में सस्ते एंड्रॉयड फ़ोन नहीं थे। फ़ोन थे, लेकिन इन्हें इस्तेमाल करना खासा मुश्किल समझा जाता था। दरअसल सॉफ्टवेयर में तमाम तरह के एड्स ठूंसे पड़े हुए थे, जिससे फ़ोन अक्सर हैंग होता था। कंज्यूमर को बताता रहता था कि भाई सस्ता फ़ोन हो तो भुगतो। तभी बाजार में एक नए नाम की एंट्री हुई, नाम वन प्लस। और इस फ़ोन ने लोगों को उम्मीद से कुछ ज़्यादा दिया। 21-22 हज़ार में मिलने वाला ये वन प्लस महंगे ब्रांड्स वाले फ़ोन की खूबियों से पूरी तरह लैस था। और इन्हीं खूबियों को देखते हुए इसे द फ्लैगशिप किलर का भी नाम दिया। टेक्नोसेवी और नौजवानों ने इसे हाथों हाथ लिया। अब यूं समझ लीजिए कि उस समय भारत 2 हिस्सों में बटा था, आम और ख़ास। जिसके हाथ में वन प्लस था वो खुद को खास यानी कि स्पेशल समझता था और भीड़ से अलग भी। और जिसके पास वन प्लस नहीं था वो आम आदमी था। ऐसे में दिमाग में बड़ा सहज सवाल उठता है, फिर क्या वजह रही कि बड़ी बड़ी कंपनियों की नींद गायब करने वाला वन प्लस आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ता नजर आ रहा है? खबरों के मुताबिक वन प्लस ने अमेरिका और यूरोप से अपना कारोबार समेटने की आधिकारिक पुष्टि तो कर दी है और इन क्षेत्रों में कंपनी अब कोई भी नया प्रोडक्ट या फ़ोन लॉन्च नहीं करेगी। मौजूदा स्टॉक को ख़त्म करने के बाद इन बाज़ारों से कंपनी पूरी तरह से बाहर हो जाएगी। वैसे वन प्लस ने यह साफ कर दिया है कि जिन ग्राहकों के पास पहले से ही वन प्लस के फ़ोन हैं
उन्हें पहले की तरह सॉफ्टवेयर अपडेट और आफ्टर सेल्स सपोर्ट भी मिलता रहेगा। यानी सर्विस और वारंटी की सुविधा उन्हें बदस्तूर जारी रहेगी। और ये हम नहीं कह रहे, ये कंपनी का अपने ग्राहकों से किया गया वायदा है। और कहा यह जा रहा है कि 2027 तक कंपनी भारत से भी चली जाएगी। लेकिन इस बात का आधार आखिर क्या है? ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक वन प्लस की पेरेंट कंपनी ओप्पो अपने ग्लोबल बिजनेस में बड़े बदलाव कर रही है और इसी बदलाव के तहत वन प्लस नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में नए प्रोडक्ट लॉन्च करना बंद कर सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि आने वाले वक्त में कंपनी दूसरे बाजारों में भी अपनी मौजूदगी कम कर सकती है। रिपोर्ट में भारत का भी जिक्र है, लेकिन फिलहाल भारत ने वन प्लस के तुरंत बाहर होने का कोई ऑफिशियल ऐलान इस देश में नहीं हुआ। भारत में बढ़ती अफवाहों के बाद वन प्लस ने यह साफ कहा कि उसका भारतीय कारोबार नॉर्मल तरीके से चल रहा है। कंपनी के मुताबिक भारत में सभी ऑपरेशन पहले की तरह जारी रहेंगे और कस्टमर्स को चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वन प्लस का भरोसा अपनी जगह है, लेकिन ऐसी बातें पैदा ही क्यों हुई? कंपनी को सफाई देने की नौबत आखिर क्यों आई? वन प्लस की नींव आखिर कब रखी गई? किन वजहों से इसके ख़त्म होने के अब कयास लगाए जाने लगे हैं? पहले सवाल पर आते हैं। जवाब है, ओप्पो के 2 पूर्व कर्मचारियों ने दिसंबर 2013 में वन प्लस की नींव रखी। इनमें एक थे ओप्पो के पूर्व उपाध्यक्ष पीट लाउ और दूसरे थे पूर्व कर्मचारी कार्ल पेई। दोनों ने 16 दिसंबर 2013 को वन प्लस की नींव रखी। थोड़ा इन दोनों के बारे में भी जान लेते हैं। पीट शुरुआत में ओप्पो इलेक्ट्रॉनिक्स के ब्लू रे डिवीज़न में एक हार्डवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करते थे। बाद में उन्होंने मार्केटिंग हेड का पद भी संभाला और फिर वाइस प्रेसिडेंट पद पर भी कुछ दिनों तक वो काबिज रहे। ओप्पो में पीट की ये आखिरी जॉब थी। नवंबर 2013 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इसके महज 1 महीने बाद ही दिसंबर 2013 में उन्होंने अपनी कंपनी शुरू कर दी और नाम रखा वन प्लस। अब वन प्लस के दूसरे फाउंडर कार्ल पेई को भी जान लीजिए। कार्ल पेई का जन्म 11 सितंबर 1989 को चीन के बीजिंग में हुआ। बचपन में उनका परिवार अमेरिका में और बाद में फिर स्वीडन चला गया, जहां उनकी परवरिश हुई। छोटी सी उम्र में ही उन्हें तकनीक में गहरी दिलचस्पी भी होने लगी। उन्होंने 2008 में स्टॉकहोम स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया, लेकिन टेक इंडस्ट्री में अपने जुनून को पूरा करने के लिए 2011 में ही पढ़ाई छोड़ दी। फिर 2013 में पीट लाउ के साथ वन प्लस की स्थापना उन्होंने कर दी। शुरुआत में कंपनी में सिर्फ 6 लोग ही काम करते थे। शुरुआत में कम दाम में क्वालिटी प्रोडक्ट देना पीट और कार्ल की प्राथमिकता रही। लेकिन बड़ी बात यह रही कि शुरुआत में वन प्लस के पास मैन्युफैक्चरिंग सुविधा ही नहीं थी और इसीलिए पीट लाउ ओप्पो से ही ये मोबाइल बनवाते थे। और इसके बाद साल 2014 में वन प्लस फ़ोन के साथ कंपनी की आधिकारिक घोषणा कर दी गई। फ़ोन की बिक्री ऑनलाइन हुई और फ़ोन को लोगों ने खूब पसंद भी किया। कई टेक्नोलॉजी विशेषज्ञों ने तो लाउ के हुनर की जमकर तारीफ की। वन प्लस 16 GB और 64 GB स्टोरेज की वारंटी के साथ ऐसे अलग अलग वेरिएंट में लॉन्च कर दिया गया। दिसंबर 2014 तक इस फ़ोन की बिक्री 1 मिलियन यानी 10 लाख तक पहुंच गई। लेकिन ख़ास बात यह रही कि जब वन प्लस ने 2014 में स्मार्टफोन बाजार में कदम रखा, तब कंपनी अपने फ़ोन बेचने के लिए एक अनोखा, बहुत ही अजीब इनविटेशन सिस्टम इस्तेमाल करती थी। यह स्मार्टफोन इतिहास की सबसे अनोखी और चर्चित मार्केटिंग स्ट्रेटजी में से एक थी। अब इनविटेशन सिस्टम को भी समझ लीजिए। बिना इनवाइट कोई खरीद नहीं सकता, यानी आप सीधे वेबसाइट पर जाकर के वन प्लस वन स्मार्टफोन नहीं खरीद सकते थे। अब अगला सवाल ये है कि ये इनविटेशन पाने का तरीका क्या था? तो जवाब है, इनविटेशन पाने के लिए ग्राहकों को वन प्लस के कॉन्टेस्ट में भाग लेना पड़ता था और उसके सोशल मीडिया कैंपेन का हिस्सा बनना पड़ता था या उसके ऑनलाइन फोरम पर एक्टिव रहना होता था। जिन लोगों ने फ़ोन खरीदा था उन्हें कुछ इनवाइट्स कोड भी मिलते थे, जिन्हें वो अपने दोस्तों या फिर परिवार के साथ में शेयर करते थे। लेकिन वन प्लस ने ऐसी रणनीति आखिर अपनाई क्यों? वन प्लस उस समय एक नई और छोटी कंपनी थी। कंपनी चलाने वाले ये नहीं जानते थे कि उनका फ़ोन कितना बिकेगा
इसलिए ज़्यादा फ़ोन बनाकर स्टॉक रखने का जोखिम वो उठा नहीं सकते थे। इस सिस्टम से कंपनी उतने ही फ़ोन बनाती थी कि जितने इनवाइट बांटे जाते थे। यानी इसका अंदाज़ा उन्हें पहले ही लग जाता था कि कितनों की डिमांड है, उतने ही बनाए जाएं, कहीं ज़्यादा बनाकर वो फंस ना जाए, और इससे उनका पैसा फंसता नहीं था। और ये तरीका कारगर हुआ। इस रणनीति से एक और फायदा हुआ, जब कोई चीज़ आसानी से नहीं मिलती तो लोग उसे पाने के लिए और ज़्यादा बेताब होते हैं, ज़्यादा कोशिश करते हैं। और इस सिस्टम ने बाजार में वन प्लस के लिए एक ज़बरदस्त हाइप और एक्सक्लूसिव ऐसी इंटरेस्ट को पैदा करने का काम किया। साल 2016 में वन प्लस 3 ने लॉन्च के साथ कंपनी ने इस इनविटेशन सिस्टम को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया, क्योंकि तब तक कंपनी बड़ी हो चुकी थी, नाम हो चुका था, बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन भी वो करने में सक्षम हो गई थी। इसलिए अब उस तरह के इनविटेशन वाली बात ख़त्म कर दी गई। पहले फ़ोन की लोकप्रियता के बारे में पीट लाउ ने पीछे मुड़कर फिर उसके बाद नहीं देखा, जब ये कदम आगे बढ़ने लगे और एक के बाद एक 4 स्मार्टफोन दुनिया के सामने लॉन्च कर दिए गए, यानी कामयाबी से कदम आगे बढ़ते रहे। साल आया 2018 का और तब तक भारत के प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट 30,000 से ऊपर के वन प्लस का मार्केट शेयर 40% से भी ज़्यादा हो गया था और इसमें सैमसंग और एप्पल को भी पीछे छोड़ता हुआ बाजार में वो दिखाई दिया। साल 2019 में कंपनी ने अपना पहला फुल प्रीमियम फ़ोन लॉन्च किया, जिसमें पॉपअप सेल्फी कैमरा और बेजल लेस 90 हर्ट्ज डिस्प्ले भी था। वन प्लस 1 के बाद कंपनी ने लगातार इन तमाम मोबाइल्स की सीरीज़ बेची और उनकी वन प्लस 5 की तुलना तो आईफोन 7 से भी कर दी गई। सफलता की जिस ऊंचाई पर पहुंचकर बड़े बड़े ब्रांड रास्ता ही भटकते दिखाई देते हैं, वहीं वन प्लस के साथ हुआ ऐसा ही दिखाई देने लगा। बाजार पर ज़्यादा से ज़्यादा कब्जा और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने की ख्वाहिश में ऐसे ऐसे फैसले लिए गए जिसने ब्रांड की पहचान ही खतरे में डाल दी। यहीं से मुसीबत शुरू हुई। जैसे जैसे वन प्लस ने खुद को स्थापित किया, वायरलेस चार्जिंग, वाटर रेजिस्टेंस जैसे फीचर्स जोड़ने के बाद फ़ोन की कीमतें 300 से बढ़कर 800,000 डॉलर तक पहुंचने लगी और इससे कंपनी ने अपना मूल किफ़ायती फ्लैगशिप वाला चरित्र भी खो दिया। जिन कंपनियों से ये लोहा लेने आई थी, जिन ग्राहकों को ये सस्ता, सुंदर और टिकाऊ फ़ोन मुहैया कराने आई थी, उन्हें छोड़कर ये बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ खड़ी होती दिखाई देने लगी। एक लाइन में अगर समझें तो वन प्लस की शुरुआत बेहतरीन स्पेसिफिकेशन वाले फ़ोन, आधी कीमत वाले फ़ोन के तौर पर हुई थी, लेकिन बाद में कंपनी महंगे फ़ोन निकालने शुरू कर चुकी थी और इसके साथ साथ वो सैमसंग और एप्पल की कतार में खड़ी दिखाई देने लगी। मूल कंपनी ओप्पो के साथ मर्जर के बाद वन प्लस के यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर ऑक्सीजन ओएस को कलर ओएस में बदलने की कोशिश की गई, जिसे पुराने फैंस ने तो सिरे से खारिज कर दिया। ज़्यादा बिक्री के लालच में नॉट जैसी सस्ती सीरीज़ भी लॉन्च की गई। इससे वन प्लस का एक्सक्लूसिव और प्रीमियम स्टेटस भी कम हुआ और ब्रांड की वैल्यू भी गिरने लगी। अब हाल के वर्षों में महंगे वन प्लस फ़ोन्स में भी ग्रीन लाइंस डिस्प्ले, हीटिंग और एंड्रॉइड ऑटो की तमाम समस्याएं सामने आने लगी। सर्विस सेंटर पर ख़राब अनुभव के चलते कई रिटेलर्स ने तो इसे बेचने से भी इनकार कर दिया, बेचना बंद कर दिया। साल 2020 में कंपनी के सह संस्थापक कार्ल पेई ने वन प्लस को छोड़ ही दिया। कार्ल के बाद पीट लाउ ओप्पो में लौट गए। कार्ल पेई ने अक्टूबर 2020 में लंदन स्थित कंज्यूमर टेक कंपनी नथिंग की शुरुआत की। कंपनी के इस अनोखे नाम को लेकर के कार्ल पेई ने कहा कि नाम के पीछे का मकसद एक ऐसी टेक्नोलॉजी लाना है जो लोगों की ज़िंदगी को प्रभावित करते हुए भी अदृश्य ही बनी रहे, जो उनकी अपनी सोच है। लेकिन साल 2021 में ओप्पो और वन प्लस ने अपने कारोबार और रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीमों को एक साथ मिलाने का फैसला किया और इसके तहत वन प्लस ओप्पो का सब ब्रांड बन गया। ओप्पो अब ऑक्सीजन ओएस और रियलमी यूआई हमेशा के लिए बंद करने जा रहा है। मई 2024 में ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन और दक्षिण भारतीय खुदरा विक्रेताओं ने कम मुनाफे, वारंटी दरों में देरी और ख़राब सपोर्ट के कारण देश भर के 4,500 स्टोर्स में वन प्लस की बिक्री का बहिष्कार तक कर दिया। दरअसल एप्पल और सैमसंग जैसे ब्रांड खुदरा विक्रेताओं को 17 से 18% का मुनाफा देते हैं, जबकि वन प्लस केवल 5% मार्जिन दे रहा था।
दूसरी बात यह कि दुकानदारों को फोन के साथ ऐसे प्रोडक्ट्स भी बेचने के लिए मजबूर किया जाता था जिनकी मांग मार्केट में है ही नहीं। उससे उन्हें नुकसान हो रहा था। वारंटी और सर्विस से जुड़े दावों से निपटने में भी देरी हो रही थी और इससे ग्राहकों में गुस्सा लगातार बढ़ता चला जा रहा था। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं, चिप की भारी कमी और बढ़ती महंगाई ने भी स्मार्टफोन उद्योग को गंभीर रूप से प्रभावित किया। इसके विपरीत वन प्लस पर भी असर पड़ता दिखाई दिया। अब वन प्लस की कहानी तकनीकी दुनिया के लिए एक बड़ी सीख भी है और यह दर्शाती है कि कैसे एक स्टार्टअप लीक से हटकर सोचकर दिग्गजों को चुनौती दे सकता है। हालांकि कॉरपोरेट दबाव, मूल पहचान और भटकाव अंत में बड़ी कंपनियों के साथ विलय ने उसे फ्लैगशिप किलर के सुनहरे दौर को खत्म कर दिया, जिसने कभी स्मार्टफोन उद्योग को हिलाकर रख दिया था। वन प्लस का नाम भले ही ओप्पो के एक हिस्से के रूप में जिंदा रहे, लेकिन जो पुराना स्वतंत्र और जुनूनी वन प्लस था, वो स्मार्टफोन इतिहास के पन्नों में अब पूरी तरह से दर्ज हो चुका है। बाकी इस विषय पर आपकी राय क्या है वो ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स आपके सुझाव के लिए ही है। मैं हूं प्रशांत चिरहे और स्क्रिप्ट लिखी जयशंकर ने। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। नमस्कार।